दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसके की आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं स्पेशली तैयार कर रहा हूं एचपी के जो टीजीटी कमीशन होने वाले हैं, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और जेबीटी कमीशन और एचपी के टेट या सी टेट, इन सभी एग्जाम्स में दोस्तों जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो सेम आता है। एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर कई सारे लोगों को नहीं पता होगा जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे जो एचपी का टीजीटी कमीशन है या फिर जेबीटी कमीशन है, तो आपको बता दूं कि टीजीटी का अगर आप आर्ट्स दे रहे हैं, टीजीटी आर्ट्स का कमीशन, तो आपको वहां पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के देखने को मिलेंगे। अगर नॉन मेडिकल और मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 15 के करीब क्वेश्चन कम से कम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जेबीटी कमीशन की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से। यहाँ से आपको लगभग 35 के करीब क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप 100% स्कोर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अधिक से अधिक सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप पीएचडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों आपको बता दें कि स्किनर के अनुसार, स्किनर बताते थे जो विद्वान थे कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आपको बता दें कि विकास एक समान गति से नहीं होता, बल्कि बिना रुके होता रहता है, निरंतर होता रहता है। ठीक है, विकास की गति कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, स्किनर के द्वारा, प्याजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा या फिर एरिक्सन के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्याजे के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि जीन प्याजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, जिसको प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन से विद्वान थे, तो जीन प्याजे थे। और सी टेट, एचपी टेट, टेट में बहुत क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो जीन प्याजे से जुड़ा क्वेश्चन है हर बार आता है, 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम। ठीक है, इस टॉपिक को चाहे तो अच्छे से पढ़ लो, जीन प्याजे को स्टडी कर लो अच्छे से, हर जगह कमीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं बात करूं कि जीन प्याजे ने 4 कौन कौन सी विशिष्ट अवस्थाओं की खोज की जो कि उसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, पहली जो अवस्था है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, ये होती है 0 से 2 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, और जो दूसरी स्टेज है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बीच होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद क्वेश्चन देखे हुए, और जब प्रैक्टिस करता था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन होते थे। मतलब जो सीटेट के पेडागोजी से जो क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें बहुत आती है। और जो तीसरा है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की उम्र तक होता है। और जो चौथा है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था तक रहता है। तो आपको याद रखना है, बाकी इसके ऊपर डिटेल से भी बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब मैं जो ये सीरीज चला रहा हूं ये कंटिन्यू चलेगी आपके कमीशन के लिए चाहे टैट के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वंशक्रम एवं वातावरण। दोस्तों आपको बता दें कि बालकों को न केवल अपने माता पिता से बल्कि अपने पूर्वजों से भी शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंश परंपरा, आनुवंशिकता, पैतृकता व वंशक्रम आदि नामों से
जाना जाता है। ठीक है, वंशानुक्रम का प्रभाव शरीर मन दोनों पर दिखाई देता है। विभिन्न प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि विकास की क्रिया में वंशानुक्रम का अर्थात हेरेडिटी का महत्वपूर्ण आधार है। इसी तरह से वातावरण का भी, एनवायरनमेंट का भी हमारे मानव विकास में काफ़ी योगदान होता है। जैसे हमारा समाज हो गया, हमारी कोई भी सांस्कृतिक परंपराएं होगी, हमारे कोई भी पब्लिक प्लेस हो गए, उन सभी का हमारे विकास पे काफ़ी असर होता है। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं आप, कोई मूवी देखते हैं आप, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है वो हमारे सामाजिक विकास में आती है, वातावरण में आती है, मतलब ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से मानव विकास के योगदान में काफ़ी योगदान होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या फिर एक सामाजिक संरचना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो जेंडर अर्थात लिंग होता है, ये एक सामाजिक संरचना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, नवजात जन्म लेता है, उस समय उसमें लिंग का कोई ठप्पा नहीं लगा होता है कि ये बालक है या बालिका है। जब वो हमारे समाज में जन्म आके लेता है, तब हम लोग निर्धारित करते हैं, हमारा समाज निर्धारित करता है कि ये पुरुष होगा या महिला होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो जेंडर है ये एक सामाजिक संरचना है, ना कि कोई जैविक निर्धारक है। ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है काफ़ी सारे एस्पायरेंट को, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा ही जाता है। इससे रिलेटेड इर्द गिर्द, इसके जेंडर के इर्द गिर्द कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है कमीशन में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने, जीन पियाजे ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रोबेल ने। दोस्तों आपको बता दें कि किंडरगार्टन जो प्रणाली है, इसकी जो विशेषताएं थी, इसके द्वारा फ्रोबेल के द्वारा इसमें पुस्तकीय ज्ञान का भी विरोध किया गया, और उन्होंने बोला कि जो भी हमारी शिक्षण पद्धति होनी चाहिए वो बाल केंद्रित प्रणाली होनी चाहिए, और खेल द्वारा शिक्षा हमें प्रदान करनी चाहिए। ये मुख्य 3 बिंदु है जो किंडरगार्टन प्रणाली में उल्लेखित किए गए थे फ्रोबेल के द्वारा। दोस्तों टीजीटी तथा टेट के लिए इस तरह के डेली वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप पीएचडी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, स्पेशली टेट और टीजीटी कमीशन के लिए बना